हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? एटम्स एंड मालिक्यूल्स के थ्योरी करवा दी थी पहले, अब उसके बाद उसके आंसर क्वेश्चन करा रही हूँ। इसको 2 पार्ट में करवाऊँगी। एक पार्ट अभी करवा रहे हूँ, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट डे करवाएंगे। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के पास पाठ्य पुस्तक में 36 पेज नंबर में देखिए कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होकर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है कि नहीं, अनुरूप है कि नहीं। तो अब देखिए इसमें जैसे सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है। सबसे पहले इसको आप लोग एक कॉपी पेन लीजिए और उसमें लिखते जाइए, कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि शॉर्ट्स नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जैसे अभी कारकों का द्रव्यमान देखिए इसमें दिया, जैसे सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ 5.3 ग्राम दिया है, फिर एसिटिक अम्ल कितना दिया है 6.0 ग्राम दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसमें एसिटिक अम्ल 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, 0.9 ग्राम जल के उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसमें अब ये देखना है कि इसमें जो अभिकारक है और उत्पाद है दोनों का जो है तो द्रव्यमान संरक्षण का पालन करता है कि नहीं। द्रव्यमान संरक्षण में ये है कि जितने अभिकारक में प्राप्त होगा उतने उत्पाद में भी प्राप्त होगा। तब देखिए जैसे सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला, और एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH के। जब इससे क्रिया कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा जो C2H3NaO2 होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O जल बनेगा। अब इसमें देखिए जैसे 5.3 ग्राम अभिकारक में जैसे सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान है और एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान 6.0 ग्राम। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 11.3 ग्राम अपने को क्या प्राप्त होगा, अभिकारक। अब इसके बाद ये देखना है कि जो इसका जो सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड जल प्राप्त होता है तो इसका जो है तो कितना द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है कि नहीं। जैसे 8.2 ग्राम हो गया, 2.2 ग्राम हो गया सोडियम एसीटेट, फिर 0.9 ग्राम हो देखिए जैसे 8.2 ग्राम क्या हो गया सोडियम एसीटेट, फिर 2.2 ग्राम क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल कितना है 0.9 ग्राम। जब इनको सबको जोड़ेंगे तो 11.3 ग्राम प्राप्त होगा। तो इसके मतलब ये है कि जो इससे जो अपना प्रोडक्ट है कितना प्राप्त हुआ, 11.3 ग्राम प्राप्त हुआ। इसके मतलब ये है कि अभिकारक और उत्पाद की जो है तो दोनों तरफ का द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम एक किसने दिया था, तो ये लावाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। इन लोगों ने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था, 2 नियम। ये पहले भी थ्योरी में बता चुकी हूँ, आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। फिर देखिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि 1.8 जो है तो कहाँ से आया, तो H2O होता है जो, तो ऑक्सीजन का जो है तो परमाणु क्रमांक कितना 8, परमाणु भार कितना है 16 है। अब इसमें जो है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1:8 के अनुपात में संयोग करता है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 ग्राम हो जाएगा, 24 ग्राम संयोग करेगी। ये देखिए नीचे आंसर में दिया हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 है। चूँकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, इसी प्रकार जब 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो 24 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ये देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया हुआ है कि 1:8 प्राप्त होता है। तो जैसे हाइड्रोजन का 3 दिया हुआ है तो जितने आपको ऑक्सीजन दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा।
इस प्रकार से 24 ग्राम आ गया। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा विग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है यानी पालन करता। तो डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा विग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है, जो इस प्रकार से है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है, मतलब उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब इसके सबसे पहले तो आप लोग ये भी देख लीजिए कि अणु किसे, जैसे परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तब परमाणु किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। और अणु क्या होते हैं, अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। मतलब अणु को आप देख सकते हैं किंतु जो है तो तत्व उसका परमाणु को नहीं देख सकते हैं। ये भी आप लोग जैसे थ्योरी में पढ़ाई हूँ उससे जो है तो परमाणु और अणु की एक परिभाषा भी आ सकती है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं शॉर्ट्स नोट्स बना के भी डाल दूंगी इसमें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा विग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का विग्रहित 6 निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। अभिग्रहित 6 जो है तो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो इस प्रकार से है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जो परमाणुओं की संख्या होती है वो निश्चित होती हैं। फिर इसके बाद परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान 1/12वें भाग के बराबर होती है। यह हम NCERT में आपको पढ़ा भी चुके हैं, आप थ्योरी पढ़िएगा उसमें मिल जाएगा। फिर एक परमाणु को आँखों के द्वारा क्यों देखना संभव नहीं है, तब परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कण है, जिसे जो अविभाज्य कण है, जिसे विभाजित ना किया जा सके, उसे सूक्ष्म आँखों से नहीं देखा जा सकता है। एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका साइज अत्यंत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है, उसमें माइनस नहीं लगता है। ये भी देखिएगा थ्योरी में पढ़ाई हूँ उसमें दिया हुआ है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है और 1 मीटर बराबर कितना होता है। अतः इसे खुली आँखों से नहीं देखना संभव नहीं है। फिर इसके बाद देखिए जैसे इनके फार्मूला कैसे बनाना है, इसको हम पहले भी शॉर्ट्स वीडियो में डाल चुके हैं, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं पता नहीं, आप लोग देख लीजिए। जैसे सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके कैसे फार्मूला बनते हैं इसको हमने पहले भी बताया, उस वीडियो को एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो Na2O हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हो गया, सोडियम सल्फाइड का Na2S हो गया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस हो गया। अब आप लोग ये देखिए इसमें जैसे प्लस और माइनस कैसे आते हैं ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि जैसे सोडियम में जो है तो प्लस, जैसे सोडियम का 11 होता है इसलिए उसमें जो है तो 1 प्लस आयन रहता है, इसलिए जो है तो उसका 1 हो गया। ऑक्सीजन में -2 रहता है इसलिए उसका 2 हो गया। इस प्रकार से जो है तो Na2 और O इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे की जो बैलेंसी है तो चेंज हो जाती हैं। इसी प्रकार से एल्युमिनियम क्लोराइड में, एल्युमिनियम में जो तो 3 प्लस आयन होता है, क्लोरीन में -1 होता है इसलिए इसका AlCl3 बन जाता है। और सोडियम सल्फाइड में सोडियम का प्लस आयन रहता है और सल्फाइड में -2 होता है, इसलिए जो है तो इसका जो है तो Na2S हो जाता है। फिर इसी प्रकार से मैग्नीशियम में जो है तो Mg2 प्लस आयन होता है और OH माइनस आयन होता है, इस प्रकार से MgOH का होल ट्वाइस हो जाता है। अब निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के यहाँ पर फार्मूला दिए हुए हैं, आपको इनके नाम बताना है। जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस क्या कहलाता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट कहलाता है। फिर कैल्शियम क्लोराइड है, फिर पोटेशियम सल्फेट है, फिर पोटेशियम नाइट्रेट है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है। ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस है और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 है, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है।
फिर इसके आगे देखिए, जैसे रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं। जैसे ये अणु है क्योंकि दो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ये क्या है, एक अणु है कार्बन डाइऑक्साइड। अब निम्न में से कितने परमाणु विद्यमान हैं। देखिए, अब इसमें हाइड्रोजन सल्फेट में आपको ये बताना है कि इसमें कितने परमाणु, हाइड्रोजन और सल्फर जो है तो इसमें कितने परमाणु हैं। परमाणु कितने हैं, तो हाइड्रोजन के 2 हैं और सल्फर के 1 है। जब हाइड्रोजन के 2 और सल्फर के 1 परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये तो इसमें टोटल कितने परमाणु हो गए, 3 हो गए। फिर इसमें देखिए PO4 3- आयन है, तो फास्फोरस का जो है तो 1 हो गया और ऑक्सीजन के जो है तो 4 परमाणु हो गए। तो इस प्रकार इसके कुल कितने परमाणु हो गए, कुल कितने अणु बनते हैं, आयन बनते हैं, तो 5 बनते हैं। फिर देखिए इसमें कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब इसमें इन सब का द्रव्यमान पूछता है। सबसे पहले तो आप लोग 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 2 बार 3 बार लिखिए और देखिए तो याद हो जाए। जैसे हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, क्लोरीन का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का, फिर इसमें कार्बन हाइड्रोजन, जैसे इसमें दिया हुआ कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एथेन है, एथीन है, अमोनिया है, प्लस ये CH3OH है, मतलब मेथनॉल है, CH3OH। नीचे दिए गए तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। बस इनके अगर आप लोगों को परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद हैं तो आप लोग आसानी से इनके द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। जैसे इसमें से देखिए H2 हाइड्रोजन का पूछा है, तो हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन का तो परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, इसके कोई प्रोटॉन ही होते हैं, इसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो है तो 16 होता है ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे O2 पूछा है, मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान पूछा आपका, तो 2 × 16 कर देंगे तो 32 आ जाएगा, मतलब इसमें कि 32 इनकी संख्या है। फिर क्लोरीन का पूछा है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु भार जो है तो 35.5 होता है। इसलिए 35.5 का 2 क्लोरीन परमाणु के साथ जब आप गुणा कर देंगे तो इसका 71 U आ जाएगा। फिर इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो कार्बन का देखिए परमाणु क्रमांक जो है तो 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, इस प्रकार से। और ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। इस प्रकार कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन 1 है तो 12 लेंगे, है ना। ऑक्सीजन जो है तो 2, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो 16 दूनी 32 लेंगे। इस प्रकार से कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 32 मिलके 44 आणविक द्रव्यमान प्राप्त होंगे आपको। फिर मेथेन का देखिए, तो मेथेन का कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 4 है, तो 16 जो है तो इसका आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा। फिर इसका C2H6 का आणविक द्रव्यमान, तो कार्बन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के 6 हैं, तो कार्बन का 12 दूनी 24 हो गया और हाइड्रोजन का 6 हो गया, तो 24 और 6 30 हो गया। फिर देखिए C2H4 को देखिए, एथीन का, तो कार्बन का जो है तो 12 हो गया और हाइड्रोजन का 4 हो गया। कार्बन का 12 होता है तो कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो 12 दूनी 24 हो गया और हाइड्रोजन का जो है तो 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 28 U हो गया। फिर अमोनिया का देखिए, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है, तो इसका नाइट्रोजन का 14 हो गया और हाइड्रोजन का 3 हो गया, 14 + 3 = 17 U हो गया। अब देखिए इधर CH3OH का आणविक द्रव्यमान कितना है, इसका हो गया, जैसे कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 3, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1। इस प्रकार से टोटल कितने हो गया, 32 U हो गया। ये आप लोग एक कॉपी पेन लेके एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए, जिससे आप लोगों को बिल्कुल ईजिली आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी से 1-2 बार में पूरी तरह से आप लोगों से बनने लगेगा।
निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब इसमें भी देखिए इकाई द्रव्यमान पूछा हुआ है, मतलब इनके जो परमाणु भार निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। इसीलिए सबसे पहले आप लोग एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास जो है तो इसको जो है तो 1 से 30 तक 2 बार 3 बार देख लीजिए बस। जैसे जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है, पोटेशियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तब देखिए दिया गया है जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसमें तो पहले से ही परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक जिंक का 30 होता है, परमाणु द्रव्यमान 65 होता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। और पोटेशियम का जो है तो परमाणु क्रमांक 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और उसका परमाणु भार जो है तो 39 होता है। अब देखिए इसको कैसे निकालना है। जैसे जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाले तो जिंक का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो जिंक का कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। एटॉमिक मास परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, तो इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो 81 यूनिट आ जाएगा इसका। तो इसमें से जो है तो इसका क्या निकल आएगा द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान निकल आएगा। जो 81 यूनिट है ये क्या है इसके जो है तो सूत्र इकाई द्रव्यमान है, मतलब ये जो परमाणु दिए हुए हैं इनके परमाणु भार को निकालना है। फिर सोडियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान में क्या है कि सोडियम के 2 परमाणु है और सोडियम के 2 परमाणु में 23 दूना 46 इसका जो है तो परमाणु द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का 16 हो गया। इस प्रकार से 46 प्लस 16 बराबर 62 हो गया। फिर इसी प्रकार K2CO3 का देखिए सूत्र इकाई द्रव्यमान 2 पोटेशियम का है, 2 पोटेशियम का तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, परमाणु भार 39 है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार जो है तो 12 है। फिर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 16 है। तो अब देखिए इसमें जैसे पोटेशियम के 2 परमाणु दिया है तो 39 दूना कर दीजिए, जो आएगा 39 दूना 78 हो गया। प्लस अब फिर कार्बन का कितना है, कार्बन का 1 है तो 12 हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन का कितना हो गया 3 है तो 16 तियाँ 48 हो गया। इस प्रकार से कितना हो गया 138 यूनिट हो गया। अब देखिए इसमें यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। कार्बन के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 1 मोल बराबर 12 ग्राम होता है। तो 1 मोल कार्बन परमाणु पूछे, जब किसी का भी परमाणु पूछे आपसे 1 मोल का, तो यही है कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है, जिसे अवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। अतः 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु बराबर 12 ग्राम होता है। चाहे आप 1 मोल द्रव्यमान पूछिए तो 12 ग्राम होगा। अगर आप पूछेंगे कि 12 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं और 12 ग्राम होते हैं 1 मोल में, ठीक है ना। इसी प्रकार अब एक कार्बन परमाणु को, तो कार्बन का द्रव्यमान निकालना है तो कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, और इसके बटे में अवोगाद्रो संख्या जो है ये कार्बन का जो है तो 12 ग्राम होता है, तो एक कार्बन परमाणु का 12 होता है द्रव्यमान, इसलिए 12 बटे 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। अब इसमें आप लोग ये जो सोचे कि 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम कहाँ से आंसर आ गया, तो आप लोग कॉपी पेन उठाइए और जो है तो इसको सॉल्व कर डालिए, क्योंकि इसमें देखिए 6.022 लिखा है तो 6 के बाद जो पॉइंट लगा इसके बाद 3 जीरो आप ऊपर लगाएंगे, उसके बाद जो है तो इसका भाग दे देंगे, और जब भाग देंगे इसका तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 6.022 जो है तो इसका जब 2 बार ले जाएंगे तो मतलब 12,000 से ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए एक ही बार जाएगा, उसके बाद 9 बार जाएगा। हमने तो सॉल्व कर लिया है, आप लोग भी एक बार सॉल्व करिए इसको। इसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो इसको हम कॉपी पेन में सॉल्व करके आपको बताएंगे।
फिर इसके बाद जो है तो देखिए किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा में। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 23 यूनिट है, और Fe का भी परमाणु द्रव्यमान दिया है 56 यूनिट है। तो सोडियम के लिए द्रव्यमान दोनों के लिए सेम ही होगा, 100 ग्राम ही, ठीक है ना। इनके जो है तो मोलर द्रव्यमान जो है ये अलग है, जैसे सोडियम का 23 है और आयरन का जो है तो 56 है। और इसको अवोगाद्रो संख्या के एन नोड से जो है तो डिनोट करते हैं। इसको 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो परमाणुओं की संख्या निकालना है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। तब आप 100 ग्राम बटे 23 ग्राम, इसलिए कि आपको क्या किसका निकालना है, सोडियम का निकालना है। सोडियम का जब निकालेंगे तो आपको कितना दिया है, परमाणु कितने दिए हुए हैं, 100 ग्राम दिया हुआ है। तो अपने को क्या लेना है, मास जो दिया हुआ है पहले से उसी को लेना है, और मोलर मास जो इसकी मोलर संख्या है जैसे सोडियम की उसे रखेंगे नीचे। इसके बाद इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप चाहे डायरेक्ट 23 का 100 में भाग दे दीजिए। तो जब आप 23 में 100 का भाग देंगे तो 4.34 आ जाता है। 4.34 में आप 6.022 का गुणा कर देंगे। जो भी 6.022 का गुणा कर देंगे तो जो आपको मिलेगा जैसे 2.604 मिलेगा इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इसको आप गुणा करके देख लीजिए एक बार जो भी आएगा। अब आप लोग अगर ये सोचें कि ये 24 कैसे आ गया, तो जिस 6 पॉइंट है, पॉइंट हटाने से एक जीरो ऊपर चला जाएगा, इसलिए जो है तो 2.618 इंटू 10⁻24 परमाणु हो जाता है। फिर इसी प्रकार से लोहा का निकालना है। अगर आप लोगों को 6.022 का इंटू नहीं भी करना है तो डायरेक्ट आप 23 का 100 में भाग दीजिए, और 56 का जो Fe का 56 मोलर द्रव्यमान है उसका भी आप जो 100 ग्राम मास दिया हुआ है तो उसमें जो है तो आप उसका भाग दीजिए। तो जो भाग देने पर 1.78 प्राप्त होता है। तो यहीं से पता चल जाता है कि 4.34 सोडियम का आता है और Fe आयरन का 1.78 आता है। इसलिए जो है तो आयरन के जो है तो परमाणु द्रव्यमान जो है तो सोडियम से कम होगा। फिर देखिए इसमें जैसे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू अवोगाद्रो संख्या N0 से इसको दर्शाते हैं। तो 100/56 हो गया, फिर 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। अब इसी तरह इसमें 100 में 56 का आप भाग दीजिए, जो आएगा उसमें जो है तो 6.022 का इंटू करना है। उसके बाद 1.075 आ जाएगा इंटू 10⁻24, इसीलिए है क्योंकि पॉइंट हटाने पर एक जीरो बढ़ जाता है, तो इसलिए 23 की जगह में 24 हो जाता है। अतः ये मैं NCERT के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। अदर बुक्स तो मैं और देखी नहीं हूँ, और MP टेट की जो बुक है उसमें से भी कंपेयर करती हूँ थोड़ा। इस प्रकार से 100 ग्राम सोडियम के परमाणुओं की संख्या 100 ग्राम आयरन से अधिक है। आप लोग पहले सॉल्व करिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, फिर से समझाऊंगी। फिर अब इसके नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। आप लोगों को क्लास कैसे लगी, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।